7 दिन हो चुके हैं पहलगाम के आतंकी हमले हुए और हमारे 28 इंडियन नेशनल्स ने अपनी जान गंवाई है। भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, बट क्या वो स्ट्रिक्ट एक्शंस काफ़ी हैं? लेट्स सी। सबसे पहले आते हैं हम इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ। इट्स द मोस्ट अग्रेसिव स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। अगर आपको भी लगता है कि नहीं नहीं मज़ा नहीं आया, कुछ और भी करना था, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम उनके ऊपर डायरेक्ट वॉर भी कर देते तो भी इतना फ़ायदा नहीं होता जितना अब होने वाला है। तो बात यह है कि इंडस रिवर और उसके आसपास की छोटी मोटी नदियाँ पाकिस्तान के मोर देन 60% ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वहाँ से आती है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 30 करोड़ लोग उस पर निर्भर हैं। ऑल्सो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस 2/3 ऑफ इट्स एनर्जी, renewable एनर्जी थ्रू these रिवर्स फ्रॉम द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हाइड्रो पावर जनरेशन और डैम्स बनाने में डाल दिए हैं। वैसे तो कई प्रोजेक्ट्स हैं इनके, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट है डायमर बादशाह डैम। ये कंप्लीशन होने पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम बनेगा। हाँ, वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम, ठीक है। इसको अगर इमेजिन करें तो 80 स्टोरी के बिल्डिंग के मुताबिक होगा ये। इतना बड़ा डैम है और ये LOC पर बन रहा है अभी। दिस इज़ करेंटली बीइंग डन एट ए कॉस्ट ऑफ $12 बिलियन। हाँ, 1 लाख करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए। अगर हम इसे कंपेयर करें इनके वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स तरबीला डैम से, तो 3 गुना महंगा है ये। और ये जो तरबीला डैम है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड। यानी कि जो भी मटेरियल्स लगता है डैम बनाने में, लाइक पत्थर, कंक्रीट, स्टील एक्सेट्रा, अगर हम हिसाब लगाएं तो सबसे ज़्यादा मटेरियल्स लगा है इस डैम को बनाने के लिए, तरबीला डैम को बनाने के लिए। दैट इज़ इन 1973। और मैं आपको बता दूं, ये कुछ और डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान 2030 तक कंप्लीट करना चाहता है। तो उसमें सबसे पहले आता है ये डायमर बादशाह डैम, ओके, अखोरी हाइड्रो पावर, दासू हाइड्रो पावर, गभीर हाइड्रो पावर, हारपो हाइड्रो पावर, कोहाला हाइड्रो पावर, लावी हाइड्रो पावर, लोअर पालास हाइड्रो पावर, लोअर SPAT हाइड्रो पावर, पाटन हाइड्रो पावर, पंधार हाइड्रो पावर, सूखी कनेरी हाइड्रो पावर, थाकोट हाइड्रो पावर एंड यल्बो। तो अगर भारत ने धीरे धीरे पानी रोक दिया तो जो भी ये इन्वेस्टमेंट है इनका 100% लॉस में जाने वाला है। तो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स आ रही है चाइना से, वो भी 100% लॉस में जाएगा। इसलिए आजकल आप देखोगे कि चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है इन सिचुएशन में। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर भारत पानी रोकता है तो ना सिर्फ इनको इकोनॉमिक डैमेज होगा, बल्कि सोशियो पॉलिटिकल डैमेज जो भी हो रहा है वो भी होके रहेगा। और कैसे पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बिल्ड 2/3 ऑफ इट्स renewable energy through these projects that I have mentioned. Right now, more than 25% of Pakistan's energy needs comes from the Indus River and its tributaries. एक और चीज़ पे मैं ध्यान देना चाहूँगा कि जब आतंकी हमला हुआ तो सिक्योरिटी फोर्सेस किधर थी, वहाँ पर क्यों नहीं थी, और कैसे 1 घंटे बाद भी वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स पहुँच नहीं पाई। ये समझने के लिए यू हैव टू वॉच दिस। इट्स एन इंटरव्यू ऑफ पल्लवी जी इन कन्नड़ा। ನಾವು ಹೋಗಿ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಗುಂಡಿಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತು. ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾವಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಮಿದು ಏನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದ. ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರು, ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಒಂದು 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಫೈರಿಂಗು, ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಒಂದೇ ಶಾಟು, 1 ಸೆಕೆಂಡು ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಇಬ್ಬರನ್ನ. ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗೆ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಕಿರ್ಚಿದ್ವಿ, ತುಮಾರೆ ಮೇನೆ ಪತಿಕೋ ಮಾರನ ಹಮೆ ಬಿ ಮಾರೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗನು ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಕುತ್ತೆ ಮೇರೆ ಪಾಪಾಕೋ ಮಾರೋಣ ಹಮ್ ದೋನೋ ಕೋ ಬಿ ಮಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವ್ನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ನೈ ಮೋದಿಕೋ ಬೋಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಬರ್ಬಾರ್ದಾಯಿತು. ಏನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಇಲ್ಲ.
ಈವನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದೋ ಅಪ್ರೂಪದ ಯಾವುದೋ 1-2 ಸಿಮ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಏನಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅವರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ವ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಡಿದೆ, ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇರೋ ಕಾಡಿದೆ. ಅವರು ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇರೋ ಕಾಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि पल्लवी जी ने ये कहा है कि उन्होंने गोलियां की आवाज़ सुनी वहाँ पर, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया ये सोच के कि कोई पटाखे फोड़ रहा है या फिर कोई मिलिट्री का एक्सरसाइज कर रहा होगा करके। ये सब सामने चलते चले गए और इनकी हस्बैंड को गोली लग गई। ठीक है, थोड़ी देर बाद एक आतंकी इनके सामने से आता है और ये बोलती हैं कि मुझे भी मार दो, बट वो उसका जवाब रहता है कि नहीं, तुम जाके मोदी को बोलो। दैट्स व्हाट ही सेज। पल्लवी जी ने बताया कि आतंकियों को कोई भी डर नहीं था। ठीक है, वो आराम से घूम घूम के बंदों को मार रहे थे, तो उनको कोई भी डर नहीं था। ठीक है, और वो ये भी बताते हैं कि नीचे पहलगाम वैली में पुलिस और आर्मी थी, वहाँ पर डिप्लॉयड थी, लेकिन ये ऊपर थे। ठीक है, पहलगाम वैली इज़ डाउन एंड दैट बेसरान वैली, द मिनी स्विट्ज़रलैंड whatever they say, that was up on top, एंड वहाँ पर कोई भी नेटवर्क कनेक्शन नहीं था वहाँ पर, तो संपर्क नहीं बना पाए कोई भी। इन सब चीज़ों से तो एक बात क्लियर है कि ये फुल्ली प्लान्ड टेरर अटैक था। कितने टाइम में ऊपर नीचे जाते हैं, कहाँ पर जाके मोबाइल सर्विस पकड़ता है, कहीं कहीं पर मोबाइल सर्विस पकड़ता है, मैं यहाँ पर सुनना था। सो मोस्ट वैली में मोबाइल सिग्नल नहीं पकड़ता है, और कितने टाइम में ये कांड करना है करके, और एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सब कुछ प्लान था ये। अब सवाल तो ये है कि ऊपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, और ये सवाल बनता है। बहुत ही फेमस प्लेस है ये, गूगल में अगर आप एक बार चेक करोगे तो रिव्यूज़ हैं वो मोर देन 4000 रिव्यूज़ है। 4000 इट्स अ लॉट। ये बात नोट करने वाली है कि वहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, एक छोटा सा कच्चा रास्ता है, वो भी बहुत सीमित है। ठीक है, पूरी तरह से ऊपर नहीं जाता है वो भी। तो आपको आधी रोड में आपको गाड़ी रुका के पोनी से जाना पड़ेगा, या फिर चल के भी जा सकते हैं, मुझे लगता है ट्रैक हम कर सकते हैं वहाँ पर। गूगल पे रिव्यूज़ पढ़ा तो मालूम चला कि मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ आर अबाउट द पोनी, कि कैसे वो डेंजरस शॉर्टकट रोड्स लेते हैं और कैसे एक हैंडलर 2-3 पोनियों को हैंडल करते हैं। पर पर्सन का चार्ज होता है इसका 1500 से 2000 रुपये तक, ओके, पोनी राइड के लिए। और थोड़े से ऐसे रिव्यूज़ भी थे यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि पोनी हैंडलर्स हैं वो ठीक से बात नहीं करते हैं लोगों से जो अपने आप ट्रैक करके जाते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट हेल्पफुल एंड दे आर काइंड ऑफ अब्यूजिव टू देम। दैट्स व्हाट सम रिव्यूज़ टेल मी दैट। तो यार ये सब तो देख के लगता है कि यार इट्स ए वेरी अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिल्कुल मिनिमल है वहाँ पर। और ये एक नोट करने वाली बात भी है। ये सब ध्यान में रखते हुए हम बोल सकते हैं कि कोई ना कोई लोकल पर्सन है तो सही जो इन आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है। ठीक है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है। बंदूकें ऐसे नहीं पहुंच जाती यार इतनी ऊपर। ठीक है, तो कोई ना कोई इनका सपोर्ट ज़रूर कर रहा है। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि जब ये आतंकवादी मार रहे थे तो दे वेर वेरी अपसेट। दे वे सेइंग कि तुम लोग कैसे खुशी बना सकते हो जहाँ पर हमको परेशान किया जा रहा है। ठीक है, दे वे सेइंग दैट। सो क्लियरली जेलसी और हेट्रेड का इंटेंट है इनमें। जैसे इन आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन के मारा है ना, तो क्लियरली मैसेज ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि हिंदुओं कश्मीर में मत आओ वरना मारे जाओगे। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रोपोगेट। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बाइकआउट कश्मीर, सो इनका जो मकसद है वो कामयाब होते दिख रहा है। ठीक है, मेरा ओपिनियन अलग है। डोंट बाइकआउट कश्मीर, बाइकआउट द कश्मीरीज, स्पेशली the Muslim Kashmiris. Don't be dependent on the local people for most of your basic needs. अगर कहीं पर भी जा रहे हो तो अपनी बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल करके जाओ। और अगर आप होटल्स में चेकिंग कर रहे हो तो आपकी उनकी सर्विसेज को पहले से ही रिव्यू कर लीजिए कि ठीक है या नहीं, उसके बाद में आप जो है वो होटल बुक करिए। आई वुड से कैरी समथिंग फॉर योर ओन डिफेंस। आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप खुद ही हैं। और मोस्ट प्लेसेस में पेपर स्प्रे तो I think it's allowed. So yeah, carry a pepper spray if possible. प्रैक्टिस करो उससे कि कैसे अगर कोई अचानक से आपके सामने आ जाए
तो आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल सको। और आई थिंक इस घटना से हर एक भारतीय को सीखना चाहिए कि हम अपने आप को उस टाइप के सिचुएशन से कैसे बाहर निकालें। आई मीन इट्स नॉट ईजी, आई वुड नॉट से दैट, बट वी हैव टू ट्राई। हाँ, पता है कि कोई तुलना नहीं है, गन कहाँ और पेपर स्प्रे कहाँ, ठीक है, बट पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मुझे लगता है कि 1% ऑफ द चांसेस भी हैं कि मैं अपने आप को सेव कर सकता हूँ, तो मैं वो चांस लेने के लिए तैयार हूँ। रिस्क तो पहले भी था, अभी भी है, और अगर मेरे एक्शन लेने से मेरे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं कि यहाँ से मैं बच सकूँ, तो मैं वो चांस लूँगा, ठीक है। अगर वो चांस मैं लिया और मैं मर गया, सो आई गो बाय माई विश, इट्स ओके, बट आई नॉट गो विदाउट ए फाइट। ओके, ये मेरे बुक में नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फाइट फॉर माई लाइफ। ऐसे मरना, ऐसे जलील होके मरना, दैट इज़ नॉट इन माई बुक मैन। ओके, सो आई थिंक जितना आप हो सके वो कंट्रोल करो। अगर कंट्रोल में नहीं है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ़ इट्स अंडर योर कंट्रोल देन आई थिंक यू हैव टू डू इट। आखिरी पॉइंट में मैं बोलूँगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन वॉज ए गुड स्टेप, ओके, हमने लिया वो, एंड वो गुड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा अभी भी, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट नोज बेस्ट, ओके। सो आई एम प्रेटी श्योर द गवर्नमेंट विल डू इट्स बेस्ट टू सर्व जस्टिस। एक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान को डिवाइड कर देना चाहिए यार। हमारे पास बहुत सारे एसेट्स एंड इंटेलिजेंस एंड ये वो बहुत सारे हैं, ठीक है। सो आई थिंक rather than getting hurt by Pakistan every then and now from these kind of attacks, I think we have to divide Pakistan. It's not that difficult, I would say. There are already, protests from Baluchistan and Sindh and Punjab and Khyber Pakhtunkhwa area. So I think it's not that difficult. अगर हम कुछ इन्वेस्ट करें इसमें, तो आई थिंक वी कैन ब्रेक पाकिस्तान डाउन एंड प्ले देम as British played us. That's how we can do. That is another long-term idea, I would say. And this is the map of Pakistan here. I have noticed something interesting here. I remember that a few years ago I have seen a representation of Pakistan's map to that of a dog. ठीक है, तो कुत्ते से कंपेयर करते थे पाकिस्तान के मैप को। बट अगर यहाँ पर देखें क्लोजली तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके रीजन, उसका जो रीजन है ना, वो मिला के वो उस कुत्ते का मुंह बनता है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग। कुत्ते का मुंह जो बन रहा है वो पीओके रीजन को अंदर लेके वो पाकिस्तान के मैप में बनाया जा रहा है, ठीक है। सो आई डोंट नो हु सर्कुलेटेड दिस फेक फोटो। एवरीबडी आर जस्ट काइंड ऑफ शेयरिंग इट टू द फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, मजाक बना के। बट मजाक में हम ये भूल रहे हैं कि हम इसको लेजिट कर रहे हैं पाकिस्तान के मैप को। सो आई डोंट थिंक वी शुड नाउ डू दिस एनी मोर। आई हैव ए बेटर आइडिया। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का मैप विदाउट द पीओके रीजन लुक्स लाइक ए लीच। यू नो व्हाट लीच इज? इट्स ए ब्लड सकिंग पैरासाइट। या इट सक्स योर ब्लड and it lives on others. That's what a leech is. That's what Pakistan is. Okay, तो वैसे भी हम कुत्तों से इनको सब कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वो कुत्तों की बेइज्जती होगी। पाकिस्तान को कुत्तों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुत्ते तो बहुत लॉयल होते हैं। पाकिस्तान इज़ नेवर दैट। सो या कुत्तों से अगर हम उसे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कुत्तों की बेइज्जती होगी, इसीलिए पाकिस्तान इज़ ए लीच। सो यार, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। और यार कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, जो भी करना है करो यार। और अगर आप नए हो तो ऑफकोर्स यू हैव टू सब्सक्राइब, बिकॉज आई एम वेरी लेस ऑन माई सब्सक्राइबर नंबर्स। एंड आपको शायद ये वीडियो पसंद आएगी। ये है हिंदी इम्पोजिशन के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश में है, लेकिन मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है हिंदी इम्पोजिशन के बारे में। तो ये अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो।